हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो ये विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है, यूपी की जनता इस बार किन मुद्दों पर अपनी सरकार चुनेगी और अपना वोट डालेगी, आज इसी पर बात करेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के इस बार मुद्दे क्या हैं, यूपी की जनता इस बार किन मुद्दों पर अपनी सरकार को चुनेगी, ये इस वक्त आज हम इस पर बात करेंगे। और यूपी की राजनीति का माहौल क्या है, क्या चल रहा है इस समय यूपी की राजनीति पे, इन सब पर बात। कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड के बाद इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया रूप दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग को नाराज नहीं रखना चाहती इस विधानसभा चुनाव में, जिसके चलते चुनाव से पहले ही उन्होंने न सिर्फ किसानों को मनाने के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, बल्कि प्रदेश के नाराज ब्राह्मणों और बाकी जातियों को रिझाने के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग कार्ड भी कथित तौर पर खेल दिया है। तो विपक्ष की बात करें यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, तो वहीं विपक्ष प्रियंका गांधी मंदिर दर्शन में जुटी हैं, तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वहीं अखिलेश यादव भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। शिवपाल यादव भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो पार्टी चुनाव प्रचार में सभी जुटी हुई हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश का मुकाबला सीधे तौर पर किन्हीं दो पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं रह गया है। लेकिन इन सब के बीच वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में चर्चा का विषय बने रहेंगे, आइए समझते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे चर्चित और सबसे पहला मुद्दा है इस समय, जो सीधा इस चुनाव से जुड़ा हुआ है, वो है किसान आंदोलन, जो इस समय चुनाव से पहले चर्चा का विषय बना हुआ है और सरकार के लिए सिर दर्द भी ये बना हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर अलग अलग राज्यों से आए किसान महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दिल्ली से लगती हुई सीमा पर भी किसानों की वजह से आवाजाही में रुकावट है। ये किसान ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं। तो इस आंदोलन को ख़त्म करवाने, या यूँ कहें कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई है। ये इस आंदोलन की वजह से सरकार ने बढ़ाई है। यूँ कहें कि किसान जो नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। पहला ये जो मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में रहने वाला है, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि इस समय इस सरकार के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने गन्ने का भाव 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने यानी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 25 रुपये गन्ने के भाव पर बढ़ा दिए हैं। तो राज्य सरकार ने गन्ने के भाव में 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हैं, जिससे बीजेपी की तरफ से ऐसी उम्मीद है कि इन कदमों से किसानों की उनकी प्रति नाराजगी कुछ कम होगी। चुनाव आते आते किसानों को बीजेपी अपने खेमे में कर पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे किसान आंदोलन को प्रदेश की विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने लिए अवसर में कितना बदल पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं। तो इस आंदोलन का किसान आंदोलन का यूपी विधानसभा चुनाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर बात कर लेते हैं। भैया, सरकार को इस आंदोलन से क्या घाटा होने वाला है इस बार, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं, 44 सीटें हैं विधानसभा की। क्योंकि ज़्यादातर इस आंदोलन में जो किसान हैं यूपी के, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 2017 में यूपी में बीजेपी को 41% वोट मिला था। राज्य में तो बीजेपी को 41% वोट मिला था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 43 से 44% वोट मिला था, जो इसके औसत से ज़्यादा है बाकी इलाकों में। तो ये क्योंकि ज़्यादातर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और पिछले 2017 के विधानसभा चुनावों में बाकी
इलाकों के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 50% वोट मिला था 2019 के विधानसभा चुनाव में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बीजेपी को कितना वोट मिला था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला था बीजेपी को 52% वोट ज़्यादा। पूरे प्रदेश में 50 और इकलौते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 52% वोट मिला था, यानी उसकी औसत से बाकी इलाकों के औसत से ज़्यादा वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था। यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव का है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बात करें तो पूरे प्रदेश में बीजेपी को 42% वोट मिला था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था 42% वोट। और इकलौते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितना वोट मिला था बीजेपी को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था 50% वोट, यानी यहां पर भी उसके औसत से ज़्यादा वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला था उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों के मुकाबले। तो ये सीधे तौर पर किसान आंदोलन पूरे विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा, यानी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा हो सकता है। तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों की तुलना में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इस वजह से किसानों के मुद्दों को विपक्षी पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा मुद्दा आता है यूपी विधानसभा चुनाव का राम मंदिर का मुद्दा। यूपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है। बीजेपी के घोषणा पत्र में यह अहम हिस्सा भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण का काम तो शुरू हो चुका है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा, तो संभावना है कि अगले लोकसभा चुनाव तक ये पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मंदिर निर्माण के साथ साथ ये मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि फैसला आ चुका है, काम भी शुरू हो चुका है, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। तो इस विधानसभा चुनाव में मंदिर बनवाने का श्रेय बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। वहीं विपक्षी पार्टियां इसका क्रेडिट बीजेपी के बजाय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। प्रदेश की बड़ी आबादी हिंदुओं की है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र कर भाजपा हिंदू वोट को अपने पक्ष में करना चाहेगी। चुनावी रैलियों में इसका जिक्र तो होना स्वाभाविक ही है, लेकिन क्या काशी मथुरा को भी इसमें जोड़ा जाएगा? अभी ये देखना होगा। ये देखने वाली बात है कि इन्हें भी अगले विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में जोड़ा जाएगा। ये देखने वाली बात है जो अब यूपी विधानसभा चुनाव को बीजेपी की रैलियां होंगी या किसी विपक्षी पार्टी की रैली होंगी, ये आगे को हमें देखने को मिलेगा। तीसरा मुद्दा है यूपी विधानसभा चुनाव का हिंदू मुसलमान। राम मंदिर का उठेगा तो अयोध्या की मस्जिद का जिक्र भी होगा। मस्जिद के साथ जिक्र होगा मुसलमानों का, उनके हक का और उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का भी। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इससे पहले गरीबों को दिए जाने वाला राशन अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे, तब कुशीनगर का राशन नेपाल बांग्लादेश चला जाता था, तो इस पर बहुत हंगामा मचा था, खूब राजनीति हुई थी। AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं देने का आरोप लगाया है। फिर उससे पहले जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित कानून बनाने को भी अलग अलग पार्टियों ने हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा और जनता को भी दिखाया। चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुसलमान वाली बातें राजनेताओं के मुंह से ज्यादा सुनने को मिलती हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव का चौथा मुद्दा है बेरोजगारी। मुद्दा नंबर 4, बेरोजगारी। पिछले कुछ सालों से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाता आया है। इस साल भी 17 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, बुलंदशहर समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। युवा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में आम प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार की कथित युवा विरोधी नीतियों
5 साल के ठेके और रोजगार के अवसर न होने का विरोध कई जगहों पर रिक्शा चलाकर किया। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ही नहीं, नई दिल्ली की सड़कों पर भी देखा गया। बड़े बड़े होर्डिंग पर योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ लिखा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दिलाई हैं। तो ये मुद्दा भी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ा होने वाला है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ दिखेगा। यूपी विधानसभा चुनाव का 5वां मुद्दा है कोरोना महामारी। मुद्दा नंबर 5, कोरोना महामारी। पांचवा मुद्दा यूपी विधानसभा चुनाव में कोरोना महामारी का होने वाला है। तो कोरोना महामारी के दौरान गंगा किनारे जलती चिताओं की तस्वीरों ने न सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी रही और लोगों को विचलित किया। हालांकि राज्य सरकार ने उसे पुरानी परंपरा से जोड़कर अपना तर्क सामने रखा, लेकिन दूसरी लहर में अपनों को खोने वालों के अंदर कोरोना प्रबंधन के दौरान राज्य सरकार की नाकामी का दर्द हमेशा बना रहेगा। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं दवाइयों के लिए मनमाने पैसे वसूलने की घटना। तमाम अस्पतालों में ना तो बिस्तर थे। एक सच्चाई ये भी है कि दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना का खतरा गांव की ओर बढ़ा था, तब योगी सरकार ने गांव में निगरानी समितियां का गठन किया था, जिन्होंने घर घर जाकर लोगों में लक्षण दिखने पर कोरोना किट बांटे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में इन निगरानी समितियों के कारगर होने का जिक्र भी किया है। तो कोरोना महामारी में तकरीबन 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में तो 22 करोड़ की आबादी में 17 लाख लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए। ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंकड़े हैं, 17 लाख लोग चपेट में आए। कोरोना महामारी के दौरान जो मृत्यु दर थी वो 1.34 कोरोना महामारी में मृत्यु दर थी उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ वाले राज्य में। तो यूपी विधानसभा चुनाव का छठा मुद्दा है अपराध का गिराफ, आपराधिक गिराफ। सितंबर महीने से अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और गड्ढों से होती थी। पहले हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि भैंस और बैल भी सुरक्षित नहीं थे। आज ऐसा नहीं है कि इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराध में भारी कमी आई है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने की दर में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि अपराध घटा है पिछले 4 सालों में। तो ये 6 मुद्दे इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में मेन होने वाले हैं। इस पर कहीं सरकार अपने कामों का पुल बांधेगी तो कहीं विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।